हेलो क्लास। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का एक लेक्चर जो डेली शाम को मैं अपलोड करूंगा। ठीक है। और डेली एक लेक्चर होगा जो आपको सेक्शन वाइज फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए प्रिपेयर कराएगा। ठीक है। और ये जो लेक्चर होगा ये आपके लिए जेई हो चाहे नीट हो या दूसरे जो कॉम्पिटिशन हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो आप थोड़ा इसको देखिए, पूरा देखिए, सीखिए और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछते रहिए। ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे। आपको पता भी है कि चाहे जेई मेंस हो या नीट हो या दूसरे जो कॉम्पिटिशन्स हो, जो मैथमेटिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है या बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है उसमें केमिस्ट्री एज यूजुअल 1/3 होता है। नीट में थोड़ा जो है बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी का कॉम्बिनेशन है और प्लस केमिस्ट्री है। ठीक है। तो केमिस्ट्री का अपना एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है और उसकी वजह से आपको केमिस्ट्री के सारे चैप्टर को थरली पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तीनों जो उसके ब्रांच है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों का वेटेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता रहता है किसी किसी साल, बट ऑलमोस्ट तीनों जो ब्रांचेज हैं उसका एक जैसा वेटेज है। तो हम शुरू करेंगे आज फिजिकल केमिस्ट्री से। आज आप देख भी पा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 11th के चैप्टर का लेवल है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम मूल कॉन्सेप्ट होते हुए कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को कवर करेंगे, फिर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक लेक्चर अपलोड हो जिससे कि आप जो है एक एक जो आपका एक ट्रेंड होता है, जो एक कंसिस्टेंसी होती है वो आपकी बनी रहे। ठीक है। दूसरी बात कि इस लेक्चर के साथ मैं हर एक दो लेक्चर के बाद आपको डीपीपी देता रहूँगा। उस डीपीपी को आप सॉल्व करिए और उस प्रैक्टिस को, उस क्वेश्चन को, डीपीपी को हम डिस्कस भी करेंगे अपने लेक्चर्स में अगर आपको डाउट होगी तो। और कुछ रैंडम क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लिया करूँगा जिससे कि आपको थोड़ी सी एक हिंट मिल जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। दूसरी बात कि जब हम शुरू करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट, तो एक्चुअली ये चैप्टर का सबसे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी चैप्टर्स हैं उसके एक इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर होता है क्योंकि इसमें कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक नॉलेज जो जनरली केमिस्ट्री के लिए यूजफुल होता हो या फिजिक्स के लिए यूजफुल होता हो या मैथ के लिए यूजफुल होता है। ठीक है। ये पाया जाता है इसमें। हम वन बाय वन चैप्टर को शुरू करेंगे। कुछ टर्म्स 9th के 10th के लेवल के भी हैं, कुछ टर्म्स 11th के लेवल के भी हैं, बट बिना ये सोचे कि किस लेवल का है, आप अपनी नॉलेज को बस ग्रो करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी जो डिस्कशन मैं कर रहा हूं वो इसलिए भी है क्योंकि कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप लेक्चर्स के साथ चलिए। डेली एक लेक्चर, एक 40-45 मिनट के लेक्चर जो भी होते हो, ठीक है, उसको डेली आप सीखिए, लर्न करिए, सीखिए और उससे रिलेटेड टर्म्स सर्च करिए, पढ़िए। रिलेटेड क्वेश्चंस का एक अलग कॉपी बनाइए, उस पर उसको सॉल्व करिए। आपके पास इतना पर्याप्त टाइम है कि आप चाहें तो आप दोनों चीज़ें एक साथ आप स्टडी कर सकते हैं। चूंकि आपको स्कूल नहीं जाना है और या स्कूल की टाइमिंग आपकी बच रही है तो उसका यूटिलाइज करिए और यूटिलाइजेशन में आप आसानी से वो सारे टर्म्स, कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं जो कॉम्पिटिशन्स में आने वाले हैं, प्लस आपके बोर्ड में आने वाले हैं, प्लस आपका जो रेगुलर पैटर्न है, आपके स्कूल के जो सिलेबस हैं उसको भी आप कैरी आउट कर सकते हैं। इसलिए इस लेक्चर के साथ बने रहिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है असल में शुरू होता है, हम लोग कुछ एप्लीकेशंस बात करते हैं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट, लेट स्टार्ट द लेक्चर एक्चुअली। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट of any given element, substance, matter, compound, molecule, whatever you can say। ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉनों के इन्वॉल्वमेंट की स्टडी है ना। जब भी किसी सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस के बीच में या एक सबस्टेंस के दो अलग अलग एटमों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट होता है तो आप बोलते हैं कि वहां पे केमिस्ट्री प्रोड्यूस हो रही है, केमिस्ट्री का जन्म हो रहा है। ठीक है। तो केमिकल इन्वॉल्वमेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट है सबस्टेंसों का, मैटर का, एटम का, तो एक कुल मिला के ये सारा जो लफड़ा है ना, सारा जो झगड़ा है, ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। चारों तरफ जितने भी सबस्टेंस आपके चारों तरफ बने हुए हैं या जितने भी केमिकल आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जितने भी मेडिसिन यूज करते हैं आप, जितने भी और दूसरे मटेरियल यूज करते हैं जो कि लाइफ सेविंग भी होते हैं, मटेरियल्स जो कि लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं,
ये सारे मटेरियल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की वजह से बन रहे होते हैं। सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है केमिस्ट्री का वो यही है कि सारे के सारे मटेरियल को एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रोड्यूस करने का काम यही करता है। उसके बाद उसका असेंबलिंग या दूसरा जो फैक्टर है वो चला गया दूसरे ब्रांच में, लेकिन उस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना, लैबोरेटरी में प्रोड्यूस करना, बनाना, ये केमिस्ट्री है। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होता है और इलेक्ट्रॉन ही प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल, इलेक्ट्रॉन ही एनवायरनमेंट रोल प्ले कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कल अराउंड द इलेक्ट्रॉन एंड एवरीथिंग whatever you study in chemistry and everything is actually just rolled out around the electron which is in a center। वही भगवान है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के, कुछ टर्म्स के। आपने पढ़ा कि मैटर जो है, मैटर को हम डिवाइड करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, मैटर को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। अलग अलग तरह का स्टेट होता है ना, आप बोलते हैं कि मैटर है, ठीक, मैटर है, तो फिजिकली और केमिकली इसे कैसे बोलते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब असल में होता है कि ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, या ये गैस होगा। और केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आप उसको बोलते हैं कि ये मिक्सचर होगा, या फिर प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, ये तो इम्प्योर हो गया, मिक्सचर क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, या आप बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आप या तो बोलेंगे उसको प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो मिक्सचर जो इम्प्योर है इसमें भी आप दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। आप बोलते हैं कि वो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। मिक्सचर ऐसे जो होमोजीनियस होते हों। प्योर सब्सटेंस को भी दो तरीके से आप डिवाइड करेंगे। आप बोलेंगे वो एलिमेंट होगा या मॉलिक्यूल होगा। और मॉलिक्यूल में भी होमो मॉलिक्यूल होता है और हेट्रो मॉलिक्यूल होता है, जिसको बाद में आप कंपाउंड का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे स्टार्टिंग से अगर आप शुरू करें, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करें, तो आप बोलेंगे मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर आप अलग अलग स्टेट में डिवाइड करते हैं। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, दूसरे भी और भी स्टेट होते हैं। ठीक है, कोई भी जो सब्सटेंस है, केमिकल जो सब्सटेंस है, वो इन्हीं किसी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो बताता है कि जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, वो या तो इम्प्योर हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ मिक्सचर, जो कि होमोजीनियस होगा, मतलब कि द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर थ्रू आउट द मैटर विल बी ए कांस्टेंट। उनका कंपोजिशन एक जैसा होगा, उनका रेशियो एक जैसा होगा, मिक्सिंग का जो रेशियो एक जैसा होगा। हेट्रोजीनियस का मतलब मिक्सिंग का रेशियो अलग अलग होगा। और इस तरीके से प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाई करते समय आप बताएंगे कि जो प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट हो सकता है, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय एनी अदर मींस। कम मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड भी कह सकते हैं इसको, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि एक ही एटम से मिलकर बना हुआ, जो एलिमेंटल फॉर्म है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल का एलिमेंटल फॉर्म है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो फास्फोरस, सल्फर, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, हम उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, वो होमोएटॉमिक होते हैं। ठीक है, एक ही जैसे एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल। जबकि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसको आप बोलते हो कंपाउंड, उसमें एक से ज्यादा तरह के एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो आप बोलते हो कि एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है। ठीक, मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को हम डिकम्पोज कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। एक्चुअली सेपरेट वर्ड नहीं यूज करेंगे, डिकम्पोज कर सकते हैं केमिकल मीन से, लेकिन एलिमेंट को नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट जो है एक ही जैसे एटम से मिलकर बना हुआ एक ऐसा फॉर्म है जिसके जो स्मॉलेस्ट है और उसी फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस मैटर एग्जिस्ट करता है। एटम स्मॉलेस्ट है बट एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट या फिर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट को आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं अलग अलग मीन से, केमिकल मीन से, और मॉलिक्यूल को या कंपाउंड्स को कर सकते हैं। ये केमिकल क्लासिफिकेशन का मेन रूप है।
ये फिजिकल क्लासिफिकेशन का नेम रूप है। तो इस तरीके से आप यहां से इस चैप्टर को शुरू करते हैं कि मैटर क्या होता है। उसके बाद से बातें आती हैं कि मैटर को हम लोग कैसे मेजरमेंट कैसे करें, मैटर का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कुल होते हैं 7 होते हैं, ठीक है। वहां से चैप्टर को शुरू करेंगे हम लोग, ठीक, वहां से चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, मैं 1 बाय 1 टर्म्स में रिमाइंड करता जाता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। तो पहला हो गया मैटर, उसके बाद से मैटर के बाद हम बात करेंगे कुछ उसके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि मेजरमेंट कैसे करें। मेजरमेंट के लिए आपके पास होते हैं 7 फंडामेंटल मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें आता है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट होता है कैंडेला, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल जो यूनिट है, क्वांटिटीज हैं, इसके यूनिट होते हैं। लेंथ का आपको पता है कि जो ऐसा यूनिट होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का सेकंड हमेशा होता है, करंट का एम्पियर होता है हमेशा की तरह, टेम्परेचर का केल्विन होता है ऐसा यूनिट, जबकि सबस्टेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के लिए आप बोलते हैं मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आप वर्ड यूज करते हैं कैंडेला, यही इसका ऐसा यूनिट है। इन 7 के अलावा जितने भी दूसरे तरह के मेजरमेंट यूनिट हैं वो सब के सब होते हैं डिराइव्ड, जितने भी आप यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि वॉल्यूम है ना। आप बोलते हो कि क्या नाम है ये, इंथैल्पी है, इंट्रोपी है, ये सारे के सारे जो हैं अब ये डिराइव्ड होते जाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ये इन्हीं से डिराइव किए जाते हैं, अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो मेजरमेंटल क्वांटिटीज हैं इनको हम डिनोट करते हैं, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, आपको पता है। मास के लिए आप यूज करते हैं यम, लेंथ के लिए यल यूज करते हैं। उसके अलावा एक साइंटिफिक नोटेशन होता है, साइंटिफिक नोटेशन मतलब कि जब भी हमारे सामने कोई मेजरमेंटल यूनिट आता है, मेजरमेंटल क्वांटिटी आता है, हम उसको लिखे कैसे, मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर साइंटिफिकली हमारे पास है 1517, ये छोटा सा मैंने एक नंबर लिया, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 1517 इंटू 10⁻3, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा ही आप डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। लेफ्ट में एक 1 डिजिट लेते हैं और डेसिमल लगा के उसको साइंटिफिकली नोटेट करते हैं। एक्चुअली इसलिए इसका रीजन है क्योंकि जो बड़े नंबर हैं उसको आसानी से पढ़ना, कैलकुलेशन करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं आसानी से नहीं किए जा सकते, इसलिए उनको जरूरी है कि हम उनको साइंटिफिकली नोटेट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोल है, आपको पता है मोल के लिए जो उसका साइंटिफिक नोटेशन है वो है 6.022 10⁻23। अब मान लीजिए इस टर्म्स को आपको लिखना हो तो आपको पता है कि 6022 के आगे कितना जीरो लगने वाला है, कम से कम आपको 20 बार जीरो लगाना पड़ेगा, और फिर उसको पढ़ना, उसको मैथमेटिकल ऑपरेट करना आसान नहीं होगा। तो सबके लिए साइंटिफिक नोटेशन होता है, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हर एक 10 वैल्यू को क्या बोलते हैं, और कुछ टर्म तक 10 सम जो एक्सटेंडेड पार्ट है, जो एक्सटेंडेड टर्म है, वहां तक कुछ आपको नॉलेज हो। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अगर आप बोलते हैं 1 मीटर, ओके फाइन। अगर आप बोलते हैं 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में आप बोलते हैं कि 1000 मीटर होता है, ये जनरल टर्म है, हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब आप इसको बोलते हैं 10⁻3, इसका मतलब 1 और 10⁻3 के बीच में कुछ और भी साइंटिफिक नोटेशंस होंगे, कुछ और भी यूनिट्स होंगे जो मीटर और किलोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करते होंगे। ये हमेशा 10 के मल्टीपल्स होते हैं, बस हम उसके लिए कुछ टर्म यूज करते जाते हैं। जैसे कि मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा डेका, मतलब कितना हो जाएगा 10 मीटर। हेक्टो मैं बोलूंगा 100 मीटर, और किलो मतलब कि 1000 मीटर। इस तरीके से आप टर्म यूज करते हैं, है ना। हमेशा एक यूनिट वैल्यू होती है, उसके रिस्पेक्ट में आप 10 के मल्टीपल्स के लिए अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए आप, जैसे मैंने कहा, अगर आप छोटे में जाएंगे तो आप बोलेंगे डेसी वैल्यू है, सेंटी है और मिली है।
तो जैसे कि किलो की वैल्यू 10³ होती है मीटर के लिए, वैसे अगर हम मिलीमीटर करेंगे तो ये वैल्यू 10⁻³ हो जाएगी, है ना। डेसी के लिए और सेंटी के लिए वही नोटेशंस है जो डेका और हेक्टो के लिए है, बस वो 10 के लोअर मल्टीपल्स हैं, मतलब 1/10, 1/100, 1/1000 है ना। तो 1 का कितना पार्ट उसमें जाता है उसके हिसाब से हम नोटेट करते हैं। ये वैल्यू चलती रहती है, हम उसको पीको, नैनो जैसे टर्म्स में यूज करते हैं, है ना। आप बोलते हैं कि मिली है 10⁻3, उसके बाद से बोलते हैं माइक्रो है 10⁻6, 3 का मल्टीपल मतलब कि 1000 का डिवीजन चलता जाता है इसके बाद, ठीक है। 1000 तक आप 10 के मल्टीपल पढ़ते हैं क्योंकि वो आसानी है और इजी होते हैं, जनरली यूज होते रहते हैं। उसके बाद वो थाउजेंड्स के मल्टीपल हो जाते हैं। आप बोलते हैं माइक्रो है, नैनो है, पीको है, फेमटो है, इस तरीके से आप टर्म्स यूज करते हैं। ऐसे काफी सारे टर्म्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने कहा नैनो, पीको, फेमटो, यहां तक जनरल टर्म है 10⁻15 तक। ऊपर चलते हैं तो किलो के ऊपर आप मेगा यूज करते हैं, आप गीगा यूज करते हैं, टेरा यूज करते हैं, यहां तक आप पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। आपने सुना होगा टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स, गीगाबाइट्स। ये कुछ साइंटिफिक प्रीफिक्सेस हैं, मल्टीपल्स हैं यूनिट्स के, जो आपको लर्न होने चाहिए। खास करके नैनो, पीको, ये सब टर्म्स, माइक्रो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करते समय, किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको पता हो, प्लस डेसी, सेंटी, मिली भी पता हो तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद से हम पढ़ते हैं मास और वेट। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, वैसे तो मास और वेट में काफी डिफरेंस होता है, लेकिन केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग मॉलिक्यूलर वेट जब बोलते हैं तो हम उसको डिनोट करते हैं ग्राम से ही। हम वहां पर न्यूटन जैसा यूनिट नहीं लगाते, जबकि वेट का मतलब होता है मास इंटू ग्रेविटी। बट हम जो है सबस्टेंस या मैटर को डिनोट करते समय मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट दोनों को एक ही मानते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर, जब हम लोग किसी मैटर को मेजरमेंट करते हैं तो वहां पे मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंशिएट नहीं करते, ठीक है, इसलिए आप उसको समझिएगा। उसके अलावा होता है टेम्परेचर को डिनोट करने का एक साइन है हमारे पास, है ना। टेम्परेचर को डिनोट करने के लिए आपको मैं बता दूं, टेम्परेचर बेसिकली हम 3 तरीके से पढ़ते हैं, 3 अलग अलग यूनिट से पढ़ते हैं, सॉरी, अलग अलग 3 क्वांटिटीज हैं, ठीक है। आप बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, जो कि डिग्री में नहीं होता। इसकी लोवेस्ट वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसको माइनस में भी इंडिकेट नहीं करते, ठीक है। इसलिए केल्विन हमेशा पॉजिटिव रहता है। बाकी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो कन्वर्ट होते रहते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते रहते हैं, इसलिए उसको हम लोग प्लस या माइनस में इंडिकेट करते हैं। डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एक छोटा सा फार्मूला जो कि आपको लर्न रखना चाहिए कि जब आप डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो आप बताते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट जो है असल में 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है, ठीक है। आप आसानी से डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते रहते हैं। जबकि जो केल्विन वैल्यू है, जो केल्विन है मतलब डिग्री सेल्सियस, अगर आप बोलें कि डिग्री सेल्सियस तो यहां पे एक्चुअली वैल्यू एग्जैक्ट है 273.15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। तो आप आसानी से डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपको ऐड करना पड़ेगा 273.15 केल्विन की वैल्यू को, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में इस रिलेशन से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 5/9 माइनस 32 हो जाएगी। आप आसानी से कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर के टर्म्स है जो जिससे आप इसको आसानी से समझ पाएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे करना है। हमेशा ही ऐसा ही यूनिट जो कि केल्विन होता है, इसलिए मैथमेटिकल ऑपरेशन करते समय फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा हम लोग केल्विन टर्म्स का यूज करते हैं। आज मैं सिर्फ कुछ बेसिक टर्म्स यूज कर रहा हूं, कल से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। दूसरी बात कि ये सारी की सब सारी चीजें हैं, इसके अलावा
आपको कन्वर्ट करना पड़ता है कि जो वॉल्यूम्स वाले टर्म्स हैं उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है मिली, डेसी, सेंटी, किलो, मीटर क्यूब वगैरह में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ही अगर आपको रिलेट करना है तो आप हम लोग करते हैं 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, इस पर्टिकुलर यूनिट से, इस पर्टिकुलर रिलेशन से हम आसानी से वॉल्यूम वाले जो टर्म्स हैं ml, लीटर, ठीक है, को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में या हेक्टोमीटर, डेकामीटर क्यूब में। बस आपको पता हो कि जो 1 सेंटीमीटर है उसको, उसकी वैल्यू मीटर में कितनी होगी। जैसे 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है आपको पता है, 100 सेंटीमीटर होता है। उस तरीके से आप क्यूब वगैरह करके आसानी से एक दूसरे का रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सारे जो बेसिक टर्म्स हैं, मैं थोड़ा सा देख भी लूं, इन सारे बेसिक टर्म्स के बाद कुछ जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में तो आवश्यकता पड़ती है हमको अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में, इसको डिस्कस करना पड़ता है। मेजरमेंट करते समय कई बार क्या होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे रिलेट करते समय हम लोग का जो ऑब्जर्वेबल वैल्यू है, जो ऑब्जर्वेशंस आती है वो एग्जैक्ट वही नहीं आती जो एक्चुअली वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो मेजरमेंट की वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट वही नहीं आ रही जो होनी चाहिए या जो कैलकुलेटेड वैल्यू है। आपने एक पेपर पे कैलकुलेट करके वैल्यू रखा और एक आपने ऑब्जर्व किया, दोनों में डिफरेंस आया। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन, दोनों में डिफरेंस आता है, हम उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, जब वैल्यू वही नहीं आती जो हमको निकालनी है। उसके लिए, उस अनसर्टेनिटी को समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिसाइज और सिग्निफिकेंस, एक्यूरेसी। तो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते समय अगर हमारे पास कोई टर्म्स आ रहे हैं, हम सिग्निफिकेंट फिगर समझना हो तो उसके लिए पहले मैं आपको समझाऊंगा प्रिसीजन, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, मतलब प्रिसाइज और एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है, प्रिसाइज और एक्यूरेसी क्या होती है उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और ये बड़ा ही आसान है, ये बड़ा ही आसान है। ठीक है, प्रिसाइज और एक्यूरेसी समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आप में से कोई, ठीक है, मैं आपको बता दूं हम लोग काफी सारे जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लेबोरेटरी में। मान लीजिए हम लोग कर रहे हैं एक टाइट्रेशन, लेबोरेटरी का एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, टाइट्रेशन में मान लीजिए आपने लिया हुआ है कोई सबस्टेंस लाइक ऑक्सैलिक एसिड और कैमनोफोर के बीच में टाइट्रेशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को लेकर के, और उन टाइट्रेशन की जो रीडिंग आनी चाहिए, कैलकुलेटेड रीडिंग आपने पहले पेपर पे कैलकुलेट किया हुआ है, और उस कैलकुलेटेड रीडिंग की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए मान लीजिए 12। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं, जो ट्रू वैल्यू है वो आनी चाहिए 12। और अब आप लोग, काफी सारे लोग जो है अपने रीडिंग्स निकाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने, कोई स्टूडेंट है जिसका नाम ए है, कोई स्टूडेंट जिसका नाम ए है, उसने जब कैलकुलेट किया तो उसकी जो वैल्यू आई वो आई 11.5, 11.6 और 11.9। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से जो स्टूडेंट बी है उसकी जो वैल्यू आई वो आई 11.9, 12.1, 12.2। और एक कोई स्टूडेंट है सी जिसकी वैल्यू आ रही है 11.7, 11.9 और 12.3। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए 11.7 है, 12.5, 12.7 आ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए 3 अलग अलग स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल जो रीडिंग है निकाली टाइट्रेशन की, जिसकी ट्रू वैल्यू आनी चाहिए 12, लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है कुछ। अब हमको पता करना है कि किसकी वैल्यू सही है, किसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, किसकी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब होता है कि जब डिफरेंट जो रीडिंग्स आती हैं, जो डिफरेंट वैल्यू आती हैं, वो एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, एक दूसरे के कितने नजदीक हैं। जितना ज्यादा क्लोजनेस होता है दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग रीडिंग के बीच में, दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज, दैट इज कॉल्ड प्रिसाइज। ध्यान रखिएगा, क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट रीडिंग्स टू ईच अदर कॉल्ड प्रिसाइज, क्लोजनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर रीडिंग
टुवर्ड्स द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अगर कोई रीडिंग, कोई वैल्यू आई और वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक है, जितना ज्यादा क्लोज होगी दैट इज कॉल्ड मोर एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेट। और अगर दो अलग अलग रीडिंग आपस में एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है, हम उसको बोलते हैं प्रिसाइज। ठीक है, अब थोड़ा सा वापस आते हैं। जैसे 11.5 जो है वो 12 से काफी दूर है, तो ये एक्यूरेट नहीं कहलाएगा, एक्यूरेसी नहीं होगी। 11.6 भी काफी दूर है, ये भी एक्यूरेसी नहीं कहलाएगी। लेकिन 11.9 जो है वो 12 के काफी नजदीक है, तो एक के 3 रीडिंग में से थर्ड वाली रीडिंग एक्यूरेट कहलाएगी, मतलब कि मोर एक्यूरेसी, क्योंकि 12 के काफी नजदीक है। लेकिन ये जो दोनों वैल्यू है ये आपस में कहलाएगी प्रिसाइज, बिकॉज ये एक दूसरे के काफी क्लोज है। ये दोनों रीडिंग एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। क्या है? एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। और थर्ड वाली रीडिंग क्या है? ये प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट है। ए का रीडिंग। बी को देखिए 11.9, 12.1 और 12.2। 11.9 और 12.1 ये दोनों ही 12 के नजदीक ज्यादा है, 0.1 का डिफरेंस है, तो ये दोनों एक्यूरेट कहलाएगी, एक्यूरेसी ज्यादा है इनकी। लेकिन ये आपस में 0.2 का डिफरेंस है, इसलिए प्रिसाइज नहीं कहलाएगी। ये दोनों रीडिंग कहलाएगी एक्यूरेट रीडिंग, और लेकिन ये प्रिसाइज नहीं कहलाएगी कि बीच में ज्यादा डिफरेंस हो गया, 0.2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ 0.1 का डिफरेंस था। लेकिन ये जो दोनों रीडिंग है आपस में कहलाएगी प्रिसाइज, ये दोनों रीडिंग आपस में कहलाएगी प्रिसाइज, ये दोनों रीडिंग आपस में कहलाएगी एक्यूरेट, एक्यूरेट। ठीक है, तो 11.9, 12.1 इज एक्यूरेट टू ट्रू वैल्यू बट दे आर नॉट प्रिसाइज। 12.1, 12.2 आर प्रिसाइज टू ईच अदर, हम ऐसा लिखेंगे। 11.7, 12.5 और 12.7 ये तीनों जो रीडिंग है आपस में काफी दूर दूर है, एक दूसरे के ज्यादा क्लोज नहीं है, तो ये कहलाएगी नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। एक्यूरेट भी क्यों नहीं है? क्योंकि 12 के नजदीक नहीं है। तो जो ट्रू वैल्यू है उसकी क्लोजनेस नहीं है इसकी, और आपस में भी ये क्लोज नहीं है, तो ये ना तो प्रिसाइज है ना तो एक्यूरेट। इसका मतलब ये हुआ एक्यूरेसी और प्रिसाइज जो है ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग कोई टर्म्स, जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा निकालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो कैलकुलेटेड डेटा है उसके कितने नजदीक आ रही है ये जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है ना। और प्रिसाइज और एक्यूरेसी में एक्यूरेसी लेस अनसर्टेन होता है, क्योंकि एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक होता है, एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक होता है। प्रिसाइज ही हमको बताता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है कितना इजीली और कितना अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ है, क्योंकि वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज है, उसमें एरर कम आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम एक्यूरेसी और प्रिसाइज को कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट नोटेशन था हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा को सॉल्व करते समय। ठीक है, अब इन प्रिसाइज एक्यूरेसी के अलावा एक दूसरा टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंसी हमेशा इंपॉर्टेंट होती है ना। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए अब बड़ा ही आसान है, 2-3 तरह के इसमें छोटे छोटे रूल्स हैं। हमेशा आप ध्यान रखिए, कभी भी कोई नंबर्स हम लोग जब लिखते हैं, हम कभी भी जब कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1215 है ना, हमने लिखा 1.215, हमने लिखा 1.0125 या 15, हमने लिखा 1.150 या हमने लिखा 1.00। ठीक है, मान लीजिए हमने कुछ नंबर्स लिखे और हमने कहा कि थोड़ा बताइए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पता करें। सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली जो साइंटिफिक नोटेशन है उसकी ट्रू वैल्यू को बता रहा होता है। एक्चुअली ट्रू वैल्यू को मैं आपको बता दूं, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं, नॉन जीरो नंबर्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 4। इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 4। अगर दो अलग अलग नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आता है तो उसको भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करते हैं। जिसमें थर्ड वाले का भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। सारे नॉन जीरो नंबर, पहला रूल, सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो बिटवीन टू डिफरेंट नॉन जीरो नंबर्स विल बी सिग्निफिकेंट, इसका भी सिग्निफिकेंस कितना है? ठीक है, इफ द नंबर्स एंड विद द जीरो, मतलब कि जीरो एट द राइट साइड, दैट आल्सो काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट। मतलब कि ये जो चौथा वाला है इसमें जो जीरो यहां लास्ट में लिखा हुआ है वो सिग्निफिकेंट होगा। बट अब ध्यान रखना है, जीरो के पहले क्या होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। मतलब डेसिमल के बाद और जीरो के पहले नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तभी वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है।
मतलब कि सिग्निफिकेंट में यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी कितना होगा 4, लेकिन नीचे सिग्निफिकेंट फिगर होगा सिर्फ 1, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है और जीरो से एंड हो रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि डेसिमल और जीरो के बीच में नॉन जीरो नंबर है, इसलिए एंड वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट काउंट हो रहा है, जबकि यहां डेसिमल के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, इसलिए एंड वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं हो रहा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1। ठीक है, कोई भी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर होता है इनफाइनाइट, कोई भी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। मतलब कि जब आपको अगर किसी सेंटेंस में ऐसा लगे कि ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट कांस्टेंट है, तो उसके लिए फिगर होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है इनफाइनाइट। ठीक है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं लिखूं 15 को मैं लिख सकता हूं 1.5 10 की पावर 1, 1.50 10 की पावर 1, 1.500 10 की पावर 1। ठीक, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना चाहें तो आप क्या बताएंगे कि 1.5 जो है वो कई तरीके से, मतलब कि डेसिमल के बाद एक नंबर है और उसके आगे आप जीरो बढ़ाते जा सकते हैं इनफाइनाइट पोजीशन तक, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो सकता। सेम नंबर के लिए, डिजिट के लिए सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग आएगा। आप कभी कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, कभी कहेंगे 3 है, कभी कहेंगे 4 है। कभी भी एग्जैक्ट टर्म के लिए, एग्जैक्ट वर्ड नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं इनफाइनाइट, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते समय हमेशा ये आप ध्यान रखिए कि जीरो कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और डेसिमल कहाँ पे है, साइंटिफिक नोटेशन में उसको कैसे बता रहे हैं। इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर को बता सकते हैं और उस पर सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद आता है उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर प्रिसाइज और एक्यूरेसी समझते हैं तो आप उनके मैथमेटिकल ऑपरेशन जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह है कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा जो नेक्स्ट जो टर्म होगा वो होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं चाह रहा था कि ये जो लॉ है ये हम लोग कल के लेक्चर में करें। यहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का जो इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक है वो शुरू होगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद से हम लोग दूसरे जो टर्म्स होंगे इस चैप्टर के पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको बता दूं मैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो लिमिटिंग रिएजेंट्स हैं, जो इक्विवेलेंसी है, जो मॉलिक्यूलर टर्म्स हैं, जो मोल के कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे वन बाय वन हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं बता दूं आज का जो हमारा लेक्चर था वो था एक बेसिक टर्म्स टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग टर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। और हम चाहेंगे कि आप इस लेक्चर को देख के सके ये समझिए कि आप जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप नहीं जानते, नहीं सुने रहते हैं, उसको कैसे सीखते हैं, क्या उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसको पता लगाइए। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।